everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to do another session of most important IGNOU questions that we are solving in this series 30 days 30 session series. Now 28th session है ये and 27th session हम लोग already कर चुके हैं. So if you are watching me for the first time, make sure कि बाकी के सारे classes भी आप इस playlist के complete करिए. ओके इन प्लेलिस्ट से ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का. नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स. जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक पूरा PDF कंपाइल करके मैं यहीं पे शेयर करूँगी. ओके तो स्टार्ट करते हैं. यू गाइज नो द रूल्स. आपको मुझे लास्ट में बताना है कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20. ओके नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल इज कि जो भी करेक्शन होगा किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी ऐसे क्लास में जहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसका पिन्ड कमेंट ज़रूर से चेक करना, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है वो वहीं पर मैं पिन कर देती हूँ. ठीक है. नाउ दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2026, तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. ऑल द डिटेल्स आर गिवन हेयर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. So here is question number 1. All these questions are made by me. They are not copy pasted from anywhere. So these are important questions. Okay. So question है Ferdinand Tonnes के classification of society से. Now this is a very important topic जो हम लोग basics में पढ़ते हैं, right? Gemini shaft refers to small traditional society where relationships are informal and governed by custom. Jessel shaft refers to large modern society where social bonds are based on formal legal and contractual relation. Gemini shaft societies are marked by impersonal, specialized and contractual interaction. Tonnes associated Jessel shaft with community-based face-to-face relationship. What will be the correct answer? Options देखो, read the question well and then answer. Now that question is in Hindi as well, तो हिंदी वाले भी एक बार इसको देख लो. So what will be the correct answer? ऐसे questions में you guys have to eliminate and see कि कौन सा option जो है वो better है. The correct answer is B. Those of you जिन्होंने B आंसर दिया है, very good. देखो, Gemini shaft refers to small ट्रेडिशनल सोसाइटी वेयर रिलेशनशिप्स आर इनफॉर्मल. तो बिल्कुल सही है ये. मैं हमेशा कहती हूँ कि जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट को याद करने का जो तरीका है वो ये है कि जेमिनी में देखो M आता है, तो यहाँ पर तुम लोग कम्युनिटी याद रख सकते हो, और जेसल में S आता है तो तुम लोग यहाँ पे सोसाइटी याद रख सकते हो. मोस्टली जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट की जो फीचर्स हैं वो कम्युनिटी और सोसाइटी से ओवरलैप करते हैं. ठीक है. तो जेसल शाफ्ट में देखो लार्ज है, मॉडर्न सोसाइटीज वेयर सोशल बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, राइट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर मार्क्ड बाय इम्पर्सनल स्पेशलाइज्ड. तो इम्पर्सनल स्पेशलाइज्ड ये सब कम्युनिटी के फीचर्स तो नहीं है, जेमिनी शाफ्ट के तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा. सेम फोर्थ में भी है कि जेसल शाफ्ट में इन्होंने जेमिनी शाफ्ट का दे दिया है, तो कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता है फेस टू फेस रिलेशनशिप, जेसल शाफ्ट में नहीं जेमिनी शाफ्ट में होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ईजी लगा होगा, बट एग्जाम में ऐसे ईजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू never underestimate the basics. Okay, so the correct answer here is B. जब मैं PDF दूंगी तो हिंदी वाले भी यहाँ से रीड कर सकते हैं. Now question number 2. What impact did the Enlightenment period have on individual thinking? Enlightenment period का individual thinking पे क्या impact हुआ था? Reinforced traditional beliefs, discouraged scientific inquiry, encouraged questioning of established norms, या फिर reduced focus on human potential. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is encouraged questioning for established norm. ज़्यादा से ज़्यादा enlightenment period के टाइम पर क्वेश्चन करने का एबिलिटी लोगों का जो है वो बढ़ रहा था, राइट. सो जो भी नॉर्म्स चल रहे थे उनको हम क्वेश्चन कर रहे थे, राइट. नाउ question number 3. What major division emerged due to complex technologies and division of labor? ऐसा कौन सा मेजर डिवीजन है जो हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से? लोकल एंड नेशनल कल्चर, मेन एंड वुमेन,
रूरल एंड अर्बन सेंटर्स या फिर रिच एंड पुअर, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। द करेक्ट आंसर इज सी। दोज ऑफ यू जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है, तो रीड करो एंड देन आंसर। Statement 1 is values, beliefs, myth and legends help in perpetuating status groups in society. Statement 2 है कि status groups are based only on scientific achievement and innovation. Value, belief, myth, legend ये सारी चीज़ें status groups को help करती हैं, या फिर status group सिर्फ और सिर्फ scientific achievement और innovation पे base होता है। What will be the correct answer? The correct answer is D. Those of you who have given D answer, very good. Statement 1 सही है। ये सारी ही चीज़ें हैं जिनमें हम लोग स्टेटस ग्रुप को देख सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे भी, बिलीफ के बेसिस पे भी, लेजेंड्स के बेसिस पे भी स्टेटस ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट? बट सिर्फ साइंटिफिक और इनोवेशन के बेसिस पे नहीं। स्टेटस ग्रुप कैन बी ऑन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल फैक्टर्स एज वेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन। देखो, असर्शन है कि मॉडर्नाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड एम्पैथी बिकॉज डैनियल लर्नर आइडेंटिफाइड एम्पैथी एज अ ट्रेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। नाउ दिस क्वेश्चन आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स विल फाइंड हार्ड बिकॉज ऐसी चीज़ से क्वेश्चन आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज डैनियल लर्नर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीज़ें नहीं इतना डीपली पढ़ते हैं। बट यू गाइज वोंट बिलीव दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और असर्शन का जो रीज़न है वो भी एकदम सही है। तो मैंने इसमें शायद नोट्स ऐड किए हैं, लेट अस सी दैट। देखो यहाँ पर इग्नू से ही है ये। मॉडर्नाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। सो ये मॉडर्नाइजेशन का जितना भी हम लोग चीज़ें देखते हैं वो सब कहाँ से आता है? वो सब आता है इंडस्ट्रियल और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज से, right? The opposite to modernized structure is agrarian, traditional, custom-based technology and economically backward. So ये भी important है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, right? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, as pointed out Daniel Lerner, modernization is represented by literacy, political participation, urbanization, occupational mobility and empathy. So this part is really important for you. क्योंकि जब भी कोई थिंकर से रिलेटेड कोई बात आती है तो एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ओके ना, और भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्री मार्केट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, मॉडर्न एजुकेशन है, ये सारे ही फीचर्स हैं किसके? मॉडर्नाइजेशन के। सो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नाउ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि इग्नू नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने देखा है सोशोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो, वैसे तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट ही है रीडिंग बेस्ड, अगर आपको रीडिंग ही नहीं पसंद है तो आप सोशोलॉजी बहुत मुश्किल है कि आगे उसमें कुछ आप कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग से बचते हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट? अब देखो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं मॉडर्नाइजेशन में, टेक्नोलॉजिकल में फीचर्स क्या क्या हैं, इकोनॉमिक में क्या है, पॉलिटिकल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस डैनियल लर्नर वाला पार्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 6. According to Auguste Comte, which stage of social evolution is based on observation and scientific reasoning? ऑगस्ट कोंत के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें वो ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव, इंडस्ट्रियल? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज पॉजिटिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो रीड करो। वेबर्स The Protestant ethic and spirit of capitalism explores the cultural roots of modern capitalism. Statement 2 है कि according to Weber, the Protestant ethic was irrelevant to the emergence of capitalist value. Which will be correct? जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, जिसने वेबर को पढ़ा है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वेबर ने बात ही करी है इन रिलेशन कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक रिलेटेड है कैपिटलिस्टिक वैल्यू से, ना कि उन्होंने उसको इररेलेवेंट बोला, राइट? सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। Now, question number 8. The theory that society evolve in straight progressive line is known as what? ऐसी कौन सी थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि सोसाइटीज़ एक स्ट्रेट प्रोग्रेसिव लाइन में इवॉल्व हो रही होती हैं, लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन? तो इस तरीके से
इवॉल्व हो रही है, ये कौन सी थ्योरी हमें बताता है? साइक्लिकल, फंक्शनलिस्ट, यूनिलीनियल, डिफ्यूजनिस्ट. Theory of evolution, very important topic. The correct answer is C, that is unilineal, please remember. Question number 9, assertion reason question again. In complex society, people depend on each other due to specialization of skill because complex division of labor leads to organic solidarity. कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि सबके पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, राइट? जैसे मेरी स्किल सोशोलॉजी है, किसी और की स्किल मैथ्स हो सकती है. अब अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप भैरवी मैम के पास नहीं आएंगे, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर जो बढ़ता है वो हमारे बीच ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ाता है. सो ये दरखाइम रिलेटेड क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है गाइज, यू हैव टू वॉच द सॉलिडारिटी क्लास. एक क्लास आपको मिलेगा यूट्यूब पे जिसमें मैंने आपको सॉलिडारिटी अच्छे से पढ़ाया है, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट क्लास. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और हमें उन्हें जिमल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैच करना है. ठीक है, मनी, कैपिटलिज्म, रैशनलाइजेशन, डीपर्सोनलाइजेशन. ओके, सो जिमल का कहना है कि जो मनी है वो ह्यूमन इंटरैक्शन को रीस्ट्रक्चर करता है. ओके, एंड कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो कैपिटलिज्म डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्राइवेट एक्यूमुलेशन ऑफ मनी आपके पास है. वी आर मैचिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू जिमल आइडियोलॉजी, जिमल एनालिसिस, राइट? रैशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ को जब हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन के बेस पे देखते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन. डीपर्सोनलाइजेशन का मतलब है वीकनिंग ऑफ पर्सनल बॉन्ड इन मॉडर्न सोसाइटी. सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी पी. ओके, प्लीज रिमेंबर इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब कुछ इग्नू में ही दिया हुआ है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. टू स्टेटमेंट्स आर देयर एंड यू हैव टू मैच करेक्ट ऑप्शन in context of these statements. So क्या होगा आंसर? रीड करो statements and then answer in the chat. Statement 1 है कि Tyler gave the first formal definition of culture in anthropology. Statement 2 है कि he classified cultures into 3 stages: savagery, barbarism and civilization. What will be the correct answer? The correct answer is A. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है. इग्नू में ये चीज़ मेंशन है. लेट मी शो यू, मैंने शायद नोट्स ऐड किए हैं. नाउ लुक एट दिस नोट. टाइलर नॉट ओनली गेव द फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ही ऑल्सो ट्रेस द कोर्स ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन इन मच द सेम वे एज कोंत हैड आउटलाइन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. सो टाइलर ने पहली डेफिनेशन दी है हमें, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कल्चर. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर देखो, टाइलर गेव हिज थ्योरी ऑफ यूनिलीनियल एवोल्यूशन वेयर ही ऑल्सो पोस्टुलेटेड 3 मेजर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर: सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं गाइज. डोंट स्किप दीज थिंग्स. स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिविजन के लिए इस पार्ट को ऐड कर लो अपने नोट्स में, जहाँ पर भी कल्चर के नोट्स बनाए हो. ओके, now question number 12. Which of the following thinker is not associated with the 18th century philosophical tradition? Auguste Comte, Montesquieu, Emile Durkheim या फिर Clifford Geertz. इसमें से कौन सा है जो 18th century philosophical tradition में नहीं आएगा, जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है. The correct answer is of course D, that is Clifford Geertz. Clifford Geertz, अगर हम लोग ऑड वन आउट के हिसाब से भी देखें तो भी यहाँ पर क्लिफर्ड गियर्ट्स ही होगा आंसर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. दो स्टेटमेंट हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. Sociology is considered a science because it follows a systematic method in studying social phenomena. Statement 2 है कि scientific method in sociology involve defining a problem, collecting and analyzing data and building theories. So research related question है ये. What will be the correct answer? I hope all of you are giving answers in the chat. The correct answer is A. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट हैं गाइस. सोशोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं सोसाइटी की, और ये सारे जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं इसमें हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर कोई थ्योरी बनाते हैं, राइट? नाउ
Question number 14. Thorstein Veblen approach to economics was influenced by which of the following perspective? Thorstein Veblen को जब हम लोग शुरू के कुछ थिंकर्स पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, बेसिक थिंकर्स, तो वहाँ पर थॉर्स्टेन वेबलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन. सो अगर हम लोग थॉर्स्टेन वेबलिन के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा जो इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है? नाउ दोज ऑफ यू हु नो हिज थ्योरी, तो आप लोग इनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी टिक कर लोगे. देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड इक्विलिब्रियम थ्योरी, एवोल्यूशनरी एंड इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव, प्योर मैथमेटिकल मॉडल. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. प्लीज रिमेंबर, थॉर्स्टेन वेबलिन का जो पर्सपेक्टिव है वो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है. उन्होंने इंस्टीट्यूशन के रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, राइट? Question number 15, again statement question. Statement 1 है कि Auguste Comte believed that society passes through 3 distinct stages of development. Statement 2 है कि in the metaphysical stage, supernatural forces were believed to be the cause of all events. What will be the correct answer? The correct answer is C. जिन्होंने C आंसर दिया, वेरी गुड. ऑगस्ट कोंट 3 स्टेजेस की बात करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज ही डजंट टॉक अबाउट नेचुरल फोर्सेज, सॉरी सुपर नेचुरल फोर्सेज इन मेटाफिजिकल. ही टॉक्स अबाउट सुपर नेचुरल फोर्सेज इन थियोलॉजिकल स्टेज. तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इन्होंने ये बात की है, सो यहाँ पर मेटाफिजिकल जो है वो करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके. Now, question number 16. What does the term commercial revolution primarily refers to? Commercial revolution से हम लोग क्या समझते हैं? The industrial mechanization of agriculture in Europe, a transformation in religious thinking of medieval Europe, the large scale and organized expansion of trade and commerce from the 15th century onwards, a revolution that overthrew monarchies in Europe. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज सी. ना यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया कुछ भी, ट्रेड एंड कॉमर्स देख के आप सही टिक कर सकते थे, राइट? सो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज एक्सपेंशन जब हो रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स का 15th सेंचुरी के बाद से, दैट इज व्हाट इज कमर्शियल रेवोल्यूशन. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी सी. Question number 17. What is the key difference between Sanskritization and Westernization? Most important topic. Sanskritization, Westernization से question सारे exams में आता है, so it is something that you cannot skip. तो देखो, Sanskritization is adopting Western education, Westernization is adopting Sanskrit. Sanskritization means adopting upper caste custom, Westernization means adopting Western culture. Both mean the same process of modernization, and Sanskritization is about politics, जबकि Westernization is about economy. Now, I hope all of you are giving the answers in the chat. The correct answer here is B. Easy question है. संस्कृताइजेशन में हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट के कस्टम हैं वो लोअर कास्ट इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं. और वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है, हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते हैं, या फिर जो वर्ड यूज होता है इमिटेशन, वो, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. Question number 18, assertion reason question. Revolution refers to a slow and peaceful change in society because it only involves gradual reform over decades. What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन है ये भी, आज के क्लास में सारे ही क्वेश्चन इजी हैं. द करेक्ट आंसर इज डी. पहला स्टेटमेंट ही गलत है. असर्शन है कि रेवोल्यूशन रिफर्स टू स्लो एंड पीसफुल. नो, ऑलवेज रिमेंबर, रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ये कभी भी स्लो या पीसफुल तो नहीं होता है. ओके, और यू कैन से सडन. ओके, प्लीज रिमेंबर, इट ओनली इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल रिफॉर्म ओवर डिकेड्स. तो ये सही है, ग्रेजुअल रिफॉर्म हो सकता है बट स्लो और पीसफुल नहीं होता है, ठीक है? प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. कुछ थिंकर्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम. नाउ यहाँ पर सबसे फेमस बुक जो है वो है स्पेंगलर की द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट. सो ए का सेकेंड. सोरोकिन बात करते हैं सोशल मोबिलिटी पे. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स. देन कार्ल मैनहाइम की बुक है मैन एंड सोसाइटी इन रिकंस्ट्रक्शन, और एरिक फ्रॉम की बुक है द सेन सोसाइटी. सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी बी. ओके. Now, question number 20 and the last question of today's class. Why is society considered a relational concept in sociology?
सोसाइटी को हम लोग रिलेशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं सोशोलॉजी में। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा। क्यों कहते हैं? बिकॉज सोसाइटी इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन सेम जियोग्राफिक एरिया, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रूल, या फिर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड थ्रू म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड पैटर्न सोशल रिलेशनशिप्स। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी। प्लीज रिमेंबर, सोसाइटी जो है ना उसमें बहुत सारे पैटर्न रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको रिलेशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ सी दिस नोट दैट आई हैव एडेड हेयर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी एज अ सोशोलॉजिस्ट इट इज़ अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी सोसाइटी में हमें बहुत सारे लोगों के बीच में एक चेन ऑफ रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एंड दैट इज हाउ वी स्टडी सोशोलॉजी, राइट? Now, a relationship is social when it is determined by mutual awareness, that is the behavior of one individual influence the behavior of another. यानी कि mutual awareness is a key term, very important for sociology and for society. यानी society social relationship होने के लिए, ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप सोशल है तो इसका मतलब उस रिलेशनशिप में म्यूचुअल अवेयरनेस होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपस में सब साथ हैं और म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। व्हेन अ टीचर इंटर्स द क्लासरूम, स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग नॉइज एंड स्टैंड अप एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। दिस बिहेवियर सिग्निफाइज द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, ठीक है। Thus, social relationship exists only when individuals behave towards one another in ways determined by recognition of each other. यानी हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, हमारा क्या स्टेटस है आपस में, जैसे यू नो योर टीचर इज कमिंग सो यू विल बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर, राइट? सो एक दूसरे के बिहेवियर को भी हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ सोसाइटी जो है उसको हम लोग एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप्स होते हैं और उन रिलेशनशिप्स के बीच में म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू सोशोलॉजी, आप लोग को ये चीज़ थोड़ी सी डाउटफुल लग सकती है, बट आगे भी देखो। इन अदर वर्ड्स, सोसाइटी इज नॉट अ सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट। प्लीज रिमेंबर, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते, तुमसे बहुत सारे ऑप्शंस देके पूछ लेंगे कि सोसाइटी इज अ सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी इज अ रिलेशनल कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके के कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इट डज नॉट डिनोट अ कॉन्क्रीट रियलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। okay, rather it refers to social relationships which become institutionalized when people relate to each other in established and familiar ways। यानी जो हमारा सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके टीचर के साथ जो आपका रिलेशन है वो कौन से इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है? एजुकेशन से, स्कूल से, राइट? ऐसे ही फैमिली में रिलेशनशिप्स होंगे, मैरिज में होंगे, फैमिली में होंगे। सो ये सारे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं ईजी सोच के। ओके, so that's it for today guys. I hope you like today's class. Let me know in the comment section कि आपके कितने मार्क्स आए। okay, and if you're a sociology student don't forget to subscribe, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो अभी 6 months तक इस पे आने वाला है, because I am working a lot on this channel. okay, एंड ये वाला जो टेलीग्राम है ये ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पूरी प्लेलिस्ट का जो PDF है वो यहीं पे मिलेगा, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट हो यू गाइज कैन रीच आउट एंड टॉक टू मी। ओके, एंड नाउ वी हैव द ऐप ऑल्सो, तो तुम लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।